हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज की इस क्लास में हम सब विश्व इतिहास की जो बात है उस बात को थोड़ा और विस्तार से हम समझेंगे। और ये जो कह सकते हैं कि पूरी जो क्लासेस है वो क्लासेस वास्तव में समकालीन विश्व के इतिहास की समझ को जो है विकसित करने वाली क्लास है, और इसलिए अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत हम सब ने लगातार इस बात की चर्चा की। और कहां से स्टार्ट किया? हमने पूर्वी समस्या से स्टार्ट किया, ईस्टर्न प्रॉब्लम से स्टार्ट किया। और उस ईस्टर्न प्रॉब्लम ने किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद फिर हमने प्रथम विश्व युद्ध का जब कारण और परिणाम की बात करी, तो फिर उस वक्त हमने ये देखा कि जो पूर्वी समस्या है उस पूर्वी समस्या के या तुर्की ओटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी यूरोप हो गया या एशिया, पश्चिमी एशिया या अफ्रीका के उत्तर हिस्से में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन सब ने किस तरह से जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया। तो कारण की बात की, परिणाम की बात की। इसके बाद फिर हम सब ने पेरिस शांति सम्मेलन की बात की, हम लोगों ने वीमर संविधान की बात की, हम सब ने वर्साई की जो है संधि की बात करी। तो ये सारी जो बातें हैं ये सब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकार्नो की संधि की भी बात करी। तो जब हम जो है इसी क्रम में जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम प्रथम विश्व युद्ध के जो दुष्परिणाम हुए उन दुष्परिणामों को जब समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें फिर क्या होता है कि इटली के जो फांसीवाद है, जो बेनिटो मुसोलिनी है, उसके बारे में फिर समझने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी तरह से जर्मनी में नाजीवाद। और ये ध्यान रखना है कि मुसोलिनी जो इटली के फांसीवाद को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जर्मनी के नाजीवाद को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हिटलर। तो हिटलर और मुसोलिनी एक दूसरे के समकालीन थे लगभग। हालांकि ये देखा जाए तो मुसोलिनी जो है वो क्या है कि हिटलर से सीनियर था। ठीक है, मुसोलिनी हिटलर से सीनियर था, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर देखेंगे कि हिटलर और मुसोलिनी दोनों तानाशाही थे। ठीक है, दोनों तानाशाह थे, दोनों ने क्रूर जो है वो कह सकते हैं कि इतिहास में जो है क्रूर हत्याकांड को जन्म दिया। दोनों जो है बदनाम थे, लेकिन हिटलर जितना कह सकते हैं कि बदनामी के मामले में जितना कुख्यात हुआ, उतना मुसोलिनी कुख्यात नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि मुसोलिनी को ये बड़ा आश्चर्य लगता था और उसे बड़ा मतलब कह सकते हैं कि अंदर से बहुत ही जो है वो उसे तकलीफ होती थी कि जो है कि मैं उससे सीनियर हूँ, यानी हिटलर से मैं सीनियर हूँ, लेकिन तानाशाह के मामले में हिटलर का नाम जो है हमारी तुलना में ज़्यादा जो है वो कुख्यात है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो मुसोलिनी और हिटलर जो है दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, कंटेम्पोररी थे और मित्र भी थे। एक दूसरे को कॉपरेट भी किया था उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थितियों में। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि मुसोलिनी की जिस तरह से मौत हुई थी, जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर ने जब उसके मौत की खबर सुनी तो उससे वो दहल गया था। और कहा जाता है कि इसीलिए उसने क्या किया था कि सामान्य तौर पर अगर आप देखिए तो जो ईसाई लोग होते हैं उनका क्या है कि उनके जो डेड बॉडी होता है उस डेड बॉडी को जो है दफनाया जाता है, लेकिन हिटलर ने अपने समकक्षीय आसपास के लोगों को यह कह दिया था कि अगर जो है कह सकते हैं कि अगर हमारी मौत होती है, ठीक है, मौत होती है तो हमारे डेड बॉडी को दफनाया ना जाए बल्कि उसे जला दिया जाए, है ना, उसे जला दिया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जिस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी में जो डेड बॉडी होता है उसको दफनाने की बात की जाती है, तो जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था वो हिटलर ऐसा क्यों कह रहा था, है ना? हिटलर जो है वो दफनाने की बात ना करके वो अपने को जलाने की बात कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि बेनिटो मुसोलिनी जो था उसे जब अंतिम समय में पकड़ लिया गया, ठीक है, पकड़ लिया गया मिलान शहर में, उसे जो है वो कह सकते हैं कि गोली मारी गई थी, है ना, उसे जो है गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत के घाट उतारे जाने के बाद फिर उसे जो है मिलान शहर में लाया जब जाता है तो उसने इतनी क्रूरतापूर्ण जो है उन्होंने मतलब हरकत की थी, इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतारा था, 50-60 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा। तो जाहिर सी बात है जो भी मौत के शिकार हुए, जो भी उसके क्रूर जो है कह सकते हैं कि आचरण के जो शिकार हुए, उन सब के मन में जो एक नाराजगी थी, गहरा आक्रोश था। उस वजह से क्या होता है कि मुसोलिनी की जब डेथ होती है, ठीक है ना, मुसोलिनी की मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडी को जो है उल्टा लटकाकर
उसका और उसकी जो प्रेमिका, उसकी जो फियांसा क्लारिया नाम था, क्लारिया या कुछ और नाम था, और साथ में उसके जो है लगभग 18 जो है उसके सहयोगी थे, उन सब को जो है गोली मारी गई, उल्टा लटका कर जो है, विशेषकर बेनिटो मुसोलिनी उसके लाश के साथ जो है वहाँ के जो लोग थे, जो प्रताड़ित लोग थे, जिनको किसी न किसी रूप में जो है, मतलब एक कहा जाता है कि एक महिला के 5 जो है, जैसे वहां पे मुसोलिनी के डेड बॉडी को रखा गया, एक महिला आई और उसके शरीर पर, उसकी खोपड़ी में 5 और गोली मारी। और 5 और गोली मारने का रीज़न ये था कि उस महिला के 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को जो है मुसोलिनी ने मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो है मतलब कह सकते हैं कि उसकी लाश के साथ फिर इतनी मतलब दुर्गति की गई, और वो बात जो है उसको देखकर जो है, या उसकी खबर सुनकर जो हिटलर था वो दहल गया था। इसलिए उसने कहा कि अगर जला दिया जाएगा तो हमारी डेड बॉडी जो है बचेगी नहीं, और अगर समाधि में, कब्र में दफना दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई भी जो क्रूर, जो कह सकते हैं क्रुद्ध जो व्यक्ति है, वो वहां से निकलकर हमारे डेड बॉडी के साथ इस तरह की फजीयत कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एकदम डरा होता है। मुसोलिनी की जो कह सकते हैं कि 1943 ईस्वी में, 1943 एडी में जो उसके साथ दुर्गति की गई, वो कहा जाता है कि उससे हिटलर दहल उठा था, और इसीलिए जब लगा कि जर्मनी एकदम चारों तरफ से जो है वो परास्त हो चुकी है, अब उसके फिर से जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से पुनरुज्जीवन की कोई संभावना नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि हिटलर जो है वो अपने को गोली मार लेता है। ठीक है, अपनी जो है वो पत्नी, उसकी भी एक फियांसी होती है, उसकी भी एक प्रेमिका होती है, उसको जो है गोली पहले मारता है, और उसके बाद नहीं, पहले उसे विष देता है और खुद को जो है गोली मार लेता है, और गोली मारने के बाद फिर उसके डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो इस तरह से जो है अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये पूरी जो बात है वो सब बात अभी नाजीवाद की हालांकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि वो सारी परिस्थितियाँ क्या थी जो जिसने फांसीवाद के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो है यानी कि कल के क्लास में हमने आपको ये बताया कि फांसीवाद क्या होता है। ठीक है ना, फांसीवाद क्या है ये हमने आपको बताया। तो फांसीवाद कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि वो लोकतंत्र विरोधी है, अधिनायकत्व की बात करता है। ठीक है, और एक प्रकार से समझ जाए कि ये मूल रूप से जो है ना, ये फांसीवाद जो था ये साम्यवाद का मूल रूप से विरोधी नहीं था, विरोधी ये उदारवाद का था। लेकिन कुछ एक परिस्थितियां इटली में ऐसी बनी जिसकी वजह से फांसीवाद जो है वो साम्यवाद का भी विरोधी हो गया, और साम्यवाद का विरोधी था, और इसी साम्यवाद का विरोधी जो है पूंजीवादी राष्ट्र ब्रिटेन भी था। फ्रांस और ब्रिटेन ने इसीलिए क्या किया कि उसने मुसोलिनी का साथ दिया, यानी कि मुसोलिनी गलत कर रहा है या जानते हुए भी, हिटलर गलत कर रहा है या जानते हुए भी, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया कि उसने जो है मुसोलिनी और हिटलर के एक्ट को जो है किसी न किसी रूप में उसे जो है वो प्रश्रय दिया। इसी को जो है विश्व के इतिहास में इसे तुष्टीकरण की पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहकर पुकारा जाता है। यानी कि मूल रूप से अगर देखा जाए मुसोलिनी, हिटलर से उसका किसी तरह का कोई भी एक इमोशनल अटैचमेंट रहा होगा, इस वजह से समर्थन उसने दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन का जो इटली और जर्मनी के तानाशाह का जो सपोर्ट किया जाना, उसका पीछे रीजन ये था कि फांसीवाद और नाजीवाद दोनों के दोनों जो है वो क्या थे, साम्यवाद के विरोधी थे। तो साम्यवाद के विरोधी होने की वजह से कहा जाता है कि जो पूंजीवादी देश फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि साम्यवाद से खुद भी जो है वो क्या कि जो है वो चिढ़ा हुआ था, इस वजह से वो क्या करता है कि इटली और जर्मनी के हर अच्छे और बुरे कर्मों को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता रहा, या जानते हुए कि वो गलत कर रहा है। इससे क्या हुआ कि इटली और जर्मनी का जो एक प्रकार से समझ आइए कि उसकी तानाशाही जो प्रवृत्ति थी वो और खूंखार होता गया, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, उसको कहीं ना कहीं जो है फ्रांस और ब्रिटेन ने। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उस सेकेंड वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा कारण है फ्रांस और ब्रिटेन का कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की नीति या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का पालन किया जाना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो घटना सिद्ध हुई। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि फांसीवाद के उदय का कारण क्या है। तो ये पूरा बैकग्राउंड अभी हमने समझाया, लेकिन अगर हम फांसीवाद के उदय के कारण की बात करें, यानी कि व्हाट वेयर द
फैक्टर्स बिहाइंड द इमरजेंस ऑफ फासिज्म, यानी कि फांसीवाद के उदय के कारण क्या थे, ये हमें समझना जरूरी है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इतना समझ जाइए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि क्यों फांसीवाद का उदय हुआ, ठीक है, तो यहां पर ये बात समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां थी, पेरिस शांति सम्मेलन हो, वर्साई की संधि हो, ठीक है ना, वो सारी जो संधि थी उसमें आपको ये पता है कि इटली जो है वो क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में, इसको देखिए जब आप लिखोगे ना तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इटली जो मित्र राष्ट्र में शामिल था, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र के खेमे में वो शामिल था, आखिर में वो इतना नाराज क्यों हो गया, ठीक है, वो क्यों ऐसे युद्धोपरांत नाराज हुआ इटली से। सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये उठता है कि ये इटली पहले ऑस्ट्रिया और जर्मनी के खेमे में था, ठीक है, वो उसके जो है उसको ट्रिपल जो है वो अलायंस में शामिल था, लेकिन युद्ध के समय में 1915 ईस्वी में वो पाला बदलकर वो मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल हो जाता है। तो इसका कारण क्या था, ये कारण सब समझेंगे, अगर कारण इसको समझेंगे तो फांसीवाद के उदय का भी कारण आप समझ लोगे, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या था कि इटली को कुछ क्षेत्र चाहिए था, ठीक है, कुछ क्षेत्र चाहिए था, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो क्या कर रहा था कि वो आपस में ही सांठगांठ कर रहा था, जबकि ट्रिपल अलायंस में इटली भी शामिल था, लेकिन जर्मनी का ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जर्मनी से कह सकते हैं कि बॉन्डिंग अच्छी थी, इसलिए वो कुछ भी डिसीजन लेता था आपस में डिसीजन ले लेते थे, और इटली को वो कहीं कोई वेटेज देते नहीं थे। इटली इसी बात से चिढ़ता था, इसी बात से वो नाराज था, और उसकी जो लगता था कि उसकी जो जिस क्षेत्र को पाने की उसकी जो ख्वाहिशें हैं, वो ख्वाहिशें चाहे वो ट्रिस्टिनो हो, डाल्मेशिया हो, या फिर कह सकते हैं फ्यूम हो, है ना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, वो उन सारे क्षेत्रों को पाना चाहता था। लेकिन क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी है वो आपस में सांठगांठ कर रहा होता है, और इटली के विश्वास को जीतने की या उसके साथ बातचीत करने की कहीं कोई कोशिश नहीं होती है। तो जब कोशिश नहीं होती है तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो है वो नाराज होता है, और फिर 1915 ईस्वी के आसपास फ्रांस और ब्रिटेन के साथ लंदन में एक गुप्त संधि करता है, उसी को क्या कहा जाता है, लंदन गुप्त संधि कहकर पुकारा जाता है। उसमें फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो क्या करता है, वो इटली से जो है वो वायदा करता है, ठीक है, इटली से ये वायदा करता है कि आप जो क्षेत्र चाहते हैं, आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, मित्र राष्ट्र का साथ दीजिए, फिर आप जो चाहेंगे वो युद्धोपरांत उस पर बैठकर बातचीत कर लिया जाएगा। तो यही सोचकर जो है वो क्या करता है, इटली जो है वो पाला बदल देता है और मित्र राष्ट्र के खेमे में शामिल हो जाता है, युद्ध में पूरी तरह से सब कुछ झोंक देता है। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गए, है ना, और 1919 ईस्वी में बिग फोर का मतलब हो गया कि फ्रांस का जो है राष्ट्रपति विदेश मंत्री क्लीमांशु हो गया, इसी प्रकार ब्रिटेन का विदेश मंत्री जो है वो क्या था, ऑस्टिन चैम्बरलिन, क्या, ठीक है, ये सब एक प्रकार से जो बिग फोर होता है, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जो है इटली, ये चार राष्ट्र वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ऑरलैंडो जो इटली का कह सकते हैं कि विदेश मंत्री होता है, वो वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पर वो बाद में एक कह सकते हैं वो जो चाहता है वहाँ पर उसे हासिल होने की कोई संभावना नहीं दिखती है, इसलिए इटली वहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तब बिग थ्री बच जाते हैं, यानी कि इटली जो सोचकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था वह सोच युद्धोपरांत फलीभूत नहीं हुआ। लंदन की गुप्त संधि में ब्रिटेन और फ्रांस ने जो वायदे किए थे, उस वायदे के हिसाब से वो क्षेत्र उसे प्राप्त नहीं हुआ था किसी इटली को, और इसी वजह से इटली जो है वो चिढ़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जब संधि हो गई, इटली को लगा कि ये सारे क्षेत्र उसे मिल जाएंगे, तो वो पूरा जो है तन मन धन से उस युद्ध में लग गया, एकदम बेइंतहा जो है वो पैसे खर्च किए, धन लगाए, अपने जो है लोगों को भेजा वहां पर। लेकिन युद्धोपरांत जब नहीं मिले वो क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है कि एक तो उसके साथ जो किया गया वायदा था उस वायदे के हिसाब से काम नहीं हुआ, पहली नाराजगी तो इस वजह से हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उसे परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगी, उसकी परेशानी बढ़ गई। क्यों परेशानी बढ़ गई? क्योंकि भाई उसने तो पूरा पैसा, पूरा सब कुछ निवेश कर दिया उस युद्ध में, इस उम्मीद के साथ कि युद्धोपरांत जो क्षेत्र मिलेंगे उसे, उससे वो उसकी
भरपाई कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इटली के माली हालात बहुत ही खराब हो गए। ठीक है, इस वजह से वहाँ के लोग बहुत नाराज थे, बहुत परेशान थे। ठीक है, परेशान थे। तो ये एक प्रकार से समझ जाए वहाँ के लोग संत्रस्त थे, निराश थे, महंगाई अपने चरम शिखर पर पहुँच गई थी। इसके बाद जो है आप देखिएगा कि जो मतलब कह सकते हैं कि उसकी जो मुद्रा है उसका डिवेल्यूएशन हो गया था। ठीक है, 70% तक जो है उसका जो है वो क्या है कि डिवेल्यूएशन हो गया, यानी कि उसकी जो कीमत थी वो कीमत जो है वो घट गई थी। ठीक है, ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो है वो क्या है कि इटली के साथ हुआ, और इटली इसीलिए वो क्या है कि रुष्ट था, वो क्या था, नाराज था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, और वो सब होता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो है इटली की जो चाहत थी, जिस फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा किए गए जिस वायदे के बाद उसने इस युद्ध में शिरकत की थी, उस वायदे के हिसाब से उसे फ्यूम, उसे डालमेशिया, ये सब क्षेत्र उसे हासिल नहीं हुआ। इस वजह से वो क्या था, नाराज था। और तब जो है वो क्या है कि वहाँ पर अब जब नाराज परिस्थितियाँ होती है, जब असंतोषजनक परिस्थितियाँ होती है, जब किसी भी नेशन के जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया जाता है, तो फिर वो क्या होता है, राष्ट्र कहीं ना कहीं जो है वो उसमें एक नाराज़गी पनपती है, उसमें एक आक्रोश उत्पन्न होता है, और उसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई क्रांति होती है, या कोई ना कोई ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो उसकी प्रतिष्ठा को वापस लाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को फिर से जगाने की जब कोशिश होती है, तो लोग उसके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ते चले जाते हैं। और यही जो है फांसीवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण बन गया। तो इसका जो पहला कारण आप बताओगे ना, फांसीवाद के उदय का जो कारण है, उस उदय का कारण क्या है? ठीक है, इमरजेंस। इमरजेंस फांसीवाद के उदय के उदय का फैक्टर। ठीक है, फैक्टर्स यानी कारक, और कारक में सबसे पहला होगा पेरिस के शांति सम्मेलन से इटली को निराशा। ठीक है, पेरिस के शांति सम्मेलन से इटली को निराशा हुई। दूसरा हो जाएगा युद्धोपरांत इटली की दयनीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, युद्धोपरांत इटली की दयनीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये इसका तीसरा कारण होगा। इसके बाद तीसरा साम्यवादी सत्ता की विफलता। साम्यवादी सत्ता की विफलता। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा सरकार की अकर्मण्यता। सरकार की अकर्मण्यता। ठीक है, सरकार की अकर्मण्यता। इसके बाद हेगेल के सिद्धांत, हेगेल के सिद्धांतों का प्रचार। ठीक है, हेगेल के सिद्धांतों का प्रचार।
ठीक है, ये बहुत मतलब अगर ये 5 पॉइंट्स आप जानते हो तो आप बहुत हद तक फासीवाद के उदय के कारण का आप विश्लेषण कर लोगे। ठीक है, तो ये फासीवाद के उदय के क्या कारण है, ये चीज जो है वो क्या है समझना है। लॉयड जॉर्ज, ठीक है। तो यहां पे देखिए पेरिस का शांति सम्मेलन, ये मैंने इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। पेरिस के शांति सम्मेलन से इटली को निराशा क्यों हुई, है ना, ये चीज याद रखना है कि इटली का, इसको जब भी आप एक्सप्लेन करोगे ना तो ये जरूर बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इटली किसके खेमे में था और क्यों था, जबकि उसका उस युद्ध के पहले वो ट्रिपल अलायंस में शामिल था। लेकिन क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के खेमे में 1915 में शामिल हुआ और ऑस्ट्रिया पर जो है वो क्या है कि आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये आपको जो है समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है, पेरिस शांति सम्मेलन होता है और उस पेरिस शांति सम्मेलन में वो जो सोचता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं दिखी, इसलिए वो बीच में ही सम्मेलन को छोड़कर ऑरलैंडो चला जाता है। ठीक है, ऑरलैंडो छोड़कर चला जाता है। तो यहां पर क्या होता है, चला तो जाता है, तो जब जाते यानी कि आपसे कोई वायदा किया और आपने उस वायदे के हिसाब से, यानी कि आपने जो भी वायदे हमसे किए हमने तो उसे सच माना। आप का एक छलावा था, ठीक है, वो संधि आपके लिए एक छलावा था, लेकिन हमारे लिए क्या था, सत्य था, और सत्य मानकर हमने सर्वस्व अपना न्योछावर कर दिया। लेकिन युद्धोपरांत कह सकते हैं कि उसका लाभ कोई भी चाहेगा उसका लाभ हासिल करने को, लेकिन वो लाभ आपने हासिल नहीं होने दिया। तो ये जो आक्रोश होता है ना, ये आक्रोश अंदर से अंदर वो क्या होता है, धधकता रहता है, और चूंकि निकलने की हर वक्त संभावना होती नहीं है, तो उस वक्त का इंतजार किया जाता है कि जब वो अपने अंदर की भड़कती धधकती ये जो ज्वाला है उस ज्वाला को वो क्या कर सके, वो उसका सही तरीके से अभिव्यक्तिकरण कर सके। और इस वजह से क्या होता है कि उसका विरोध जो है वो वहां पर होता है। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं कि इटली के स्वाभिमान को एक तरह से ठेस पहुंचा था। और आप इतना जान, लेकिन अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाएगा तो सीधा से सीधा आदमी भी जो है बहुत ही खूंखार हो जाता है। तो इटली की नाराजगी का एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी बात की नाराजगी का सबसे बड़ा जो मतलब एक बहुत बड़ा कारण यह था कि इटली ने सब कुछ झोंक दिया था। तो जाहिर सी बात है युद्ध के बाद जो है उसको कोई ऐसा गंभीर क्षेत्रीय जो मतलब जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला। वो एक तरह से उस वो जो चाह रहा था उसकी जो चाहत थी वो चाहत जो है उसकी पूरी नहीं हुई, यानी जिस क्षेत्र की वो चाहते थे। ठीक है, जिस क्षेत्र को वो चाहते थे वो नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है अदम बेरोजगारी चरम शिखर पर, महंगाई चरम शिखर पर हर वक्त होता है। जब भी अगर आप हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में क्या हुआ भारत में, आप सोचिए कि भारत में महंगाई कितनी चरम शिखर पे पहुंच गई थी, है ना। लोग परेशान थे, बेरोजगारी थी, बेकारी की समस्या थी, परेशान थे लोग, खाने पीने के सामान जो है वो कम हो गए थे। तो ये तमाम तरह की ऐसी जो बातें हुई, ठीक है ना, तो आप समझिए कि इटली तो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व था, सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो इटली की भी माली हालत क्या हो जाएंगे, खराब होंगे। और माली हालात जब खराब होगा, जब लोग एकदम निराश होंगे, हताश होंगे, तो उस निराशाजनक वातावरण में जो चिकनी चुपड़ी बातें करता है, जो उसे सब्ज बाग दिखाता है, बड़े बड़े जो है वो उसके सम्मुख वाय कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें पूरा देश को मैं इस विषम परिस्थिति से बाहर लूंगा। तो भाई वर्तमान सरकार काम नहीं कर पा रही है, महंगाई चरम शिखर पर, सब कुछ जो है लोगों को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उस नुकसान से निकालने की बात करेगा, जनता स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ जो है वो क्या है, आकर्षित हो जाएगी। और यही होता है कि बेनिटो मुसोलिनी की ओर जो है वो क्या है कि जनता अग्रसर हो जाती। यहां पर ये भी समझ लीजिएगा कि जो बेनिटो मुसोलिनी था ना, वो बेनिटो मुसोलिनी ही जो है फांसीवाद का एक तरह से इटली में नेतृत्व करता था। तो जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ, है ना, ये भी आपको समझना। लेकिन पहले चलिए अभी इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कारण, उसके बाद हम बेनिटो मुसोलिनी को अलग से समझेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेनिटो मुसोलिनी के उदय
के क्या मतलब कारण थे, क्या ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मुसोलिनी जैसे तानाशाह का उदय होता है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए तीसरी बात समझिएगा, साम्यवादी सत्ता की विफलता। ये जरूर आप इसको ध्यान से समझिएगा, हालांकि हमने अभी शुरुआत जब की थी उस दौरान इसके बारे में बताया कि देखिए साम्यवाद जो है ना वो कहां पे जो है, आप इसको ऐसे समझिए 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। रूस में क्या हुआ, जार शाही शासन का अंत हुआ और इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर क्या हुआ, वहां पे बोल्शेविक सरकार की स्थापना। हुई। ठीक है, बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। ये कैसी सरकार थी, साम्यवादी सरकार। तो ये जो है वो किसका विरोधी हो जाएगा, पूंजीवाद का विरोधी। और इस विचारधारा का जो देश, संबंधित देश जो है वो क्या हो जाएगा, संबंधित देश कौन आएगा, ब्रिटेन व फ्रांस। ठीक है, संबंधित देश कौन कौन हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस, जो पूंजीवाद का। तो जाहिर सी बात है कि साम्यवादी सरकार पूंजीवाद का विरोधी है, यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद एक दूसरे का धुर विरोधी है। पूंजीवाद से संबंधित देश ब्रिटेन और फ्रांस जो होगा, वो ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो साम्यवादी शासन का क्या होगा, विरोधी होगा। ये साम्यवादी शासन का ये क्या है, विरोधी, एक दूसरे का विरोधी होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस साम्यवादी सरकार का विरोधी होगा। और आप ये जान लीजिए कि 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, 1918 में, तो जो समझ जाइए कि 1900 जो महंगाई वहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई थी इटली में, ठीक है ना। तो लोग परेशान थे, तो मुसोलिनी के उदय के पूर्व, ठीक है, यहां पर क्या होता है, 1922 में एक प्रकार से मुसोलिनी का उदय होता है। 1943 तक 21 साल तक वो प्रधान मतलब छाया रहता है इटली की जो है, ठीक है। और यही अगर आप वहां पे देखिए, कह सकते हैं कि अगर आप हिटलर की बात करिए तो वो 33 से 45, 33 to 45, यानी कि वो एक तरह से 12 साल तक जो है वो तानाशाही एक्ट उसका जारी रहा। लेकिन जब हम मुसोलिनी की बात करते हैं तो वो 22 से 43 तक 21 सालों तक रहता है। मुसोलिनी वो सीनियर था हिटलर की तुलना में, ठीक है ना। तो 1919 में इटली की माली हालात बहुत खराब थे, लोग परेशान थे, संत्रस्त थे, निराश थे। तो उसी में जो है कौन सब्ज बाग दिखाता है उन सारी मुसीबतों से निकालने का, वो दिखाता है साम्यवादी, है ना। और चूंकि रूस में जो है वो जब ये साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, तो इसका जो प्रभाव था वो प्रभाव ये क्या है कि बढ़ने लगा विभिन्न देशों में, बढ़ने लगा। ठीक है, पूर्वी यूरोप में भी इसका प्रभाव बढ़ा, यूरोप में भी प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, इसलिए फ्रांस जो है वो क्या चाहता है कि फ्रांस और ब्रिटेन ये चाहता है कि ऐसा ना हो, बढ़ रहा है प्रभाव, लेकिन वो क्या करे, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब क्या हुआ, इटली में जो कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब थी, तो ऐसी स्थिति में ये साम्यवाद का प्रभाव जो है, समाजवाद का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका प्रभाव यूरोप में बढ़ने लगा, ठीक है। और क्या हुआ, इटली में भी बढ़ने लगा।
इटली में भी, इटली में भी, ठीक है। और शुरुआती समय में उसे कुछ सफलता भी मिली, किंतु क्या था कि ये जो समाजवाद या साम्यवाद था ना, वो शुरुआत में ठीक है, इटली में उसका प्रभाव बढ़ा। 1919 के बाद उसका दबदबा जो है बढ़ने लगा, और मुसोलिनी के उदय के पहले तक, यानी 2-3 साल तक उसका प्रभाव जो वहां पे रहता है। लेकिन क्या था ना, उसकी बातों में, यह साम्यवाद देखिएगा ना, साम्यवाद की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में आकर्षण इतना ज्यादा है ना कि वो किसी को भी आकर्षित कर लेता है, ठीक है। वो गरीबों की जो है दुर्दशा की बात इतने, मतलब कह सकते हैं कि उसका मार्मिक चित्रण करेगा, और एक ऐसी जो है दर्द भरी दास्तां उसका सुनाएगा। उसके हित की जब बात करेगा तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो तो बेचारे, मतलब कह सकते हैं कि दमित होते हैं, शोषित होते हैं, दलित होते हैं, किसी न किसी रूप में उनकी जो मतलब भावनाएं हैं उनको कुचला गया होता है, या उनकी हम जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की पूर्ति, यानी कि निराश होते हैं। तो ऐसे निराश लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो साम्यवादी विचारधारा, जो चिकनी चोपड़ी और लुभावनी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं उसको आकर्षित करता है और आकर्षित करता है। और इस वजह से क्या होता है कि समाजवादी या साम्यवादी, जब 1919 में इटली में महंगाई धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो ये साम्यवादी जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मतलब जो है स्वर्गिक, जो कह सकते हैं कि राज्य की कल्पना की, और उसने उसका प्रसार किया कि मैं इससे बाहर निकालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो जनता उसकी तरफ आकर्षित हो गई। जनता इस उम्मीद के साथ कि ये जो है, ये साम्यवादी विचारधारा है, इस विचारधारा से देश को मतलब जो है सही रास्ता दिखाया जा सकेगा, उससे उसकी माली हालात को ठीक किया जा सकेगा। तो वहां पर क्या होता है, कुछ समय के लिए साम्यवाद का प्रभाव जो है इटली में बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये भी उस समय के निराश और हताश जो जनता थी, उस जनता को वो क्या करता है कि वो बाहर नहीं निकाल पाता है। तो जब नहीं निकाल पाता है तो फिर क्या होता है कि समाजवाद के अगेंस्ट में तब धीरे धीरे क्या होता है कि फासिस्टवाद का उदय होता है, ठीक है। तो यहां पर एक प्रकार से समाजवाद या साम्यवाद, वो इटली की जनता को आकर्षित तो किया, लेकिन उसकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का निराकरण उसके पास नहीं था। और इस वजह से क्या होता है कि एक प्रकार से फिर से एक पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति आती है। फिर से लोग जो निराश होते हैं, उसको लगता है कि कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में जो हमें इन दुखों से मुक्ति दिला सके। तो यही परिस्थिति आती है। तब फिर क्या, 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, और फिर उसका धीरे धीरे वो दौर जो है वो प्रारंभ होता है। तो कैसे उदय हुआ, क्या हुआ, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इटली में शुरुआती समय में उसे कुछ सफलता भी मिली, किंतु निराश विपन्न लोगों को सही राह नहीं दिखा सका। दुनिया में एक चीज जान लीजिए कि कम्युनिस्ट जो है, जो लोग दुनिया में अगर आप देखिए तो वो क्या है ना, उसके बातों में इतना आकर्षण रहता है ना कि लोग आकर्षित होते हैं। और सच्ची बात अगर देखा जाए तो साम्यवादी जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से बहुत ही मानवीय है, लेकिन उसको जिसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, सबने उसका मिसयूज किया। इसलिए साम्यवाद विचारधारा जो है, समाजवाद विचारधारा, वो क्या हो जाता है, बदनाम हो गया। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए, तो वो निश्चित रूप से गरीब जनता के हितों की बात करता है। लेकिन उसके जो नेतृत्व करता है, उसके जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो खुद इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि दुनिया में मोहभंग हुआ। यहाँ पर भी जो है वो क्या होता है कि लुभाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सही राह नहीं दिखा सका, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, राजनीतिक शून्यता की स्थिति। इटली में राजनीतिक शून्यता। फिर क्या होता है
ठीक है, इटली में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है और फिर तब जो है, तब फासीवाद को उदय का अवसर मिलता है। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो जानना है वो ये जानना है कि जो मुसोलिनी था ना, वो मुसोलिनी, याद रखिएगा, मुसोलिनी भी पहले समाजवादी विचारधारा से ही प्रेरित था, वो साम्यवादी विचारधारा से ही प्रेरित था। उसने बहुत सारे श्रमिक संगठनों में भाग लिया था, साम्यवाद से संबंधित समाचार पत्रों के प्रकाशन में संपादन की भूमिका निभाता था। ठीक है, उसने बहुत सारे जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो समाजवादी विचारधारा थी उसके संप्रेषण में, उसके फैलाने में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय की जो बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपको बहुत जो है, जैसे मुसोलिनी जो है वो क्या होता है कि बेनिटो मुसोलिनी, मुसोलिनी, ध्यान रखना है, प्रारंभ में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। समाजवादी आंदोलन का सक्रिय भागीदार था। समाचार पत्रों का संपादक बनाया गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है बाद में मुसोलिनी, वो क्या होता है कि बाद में ये समाजवादी विचारधारा का धूर विरोधी हो जाता है। बाद में समाजवादी व सोवियत संघ का धूर विरोधी हो जाता है। विरोधी हो जाता है। ठीक है, क्यों? सवाल उठता है कि क्यों विरोधी हो गया? वाय, जिस समाजवाद का वो खुद जो है एक बहुत बड़ा समर्थक था, उसके विचारों के संप्रेषण में जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आखिर में वो क्यों उससे अलग हो जाता है? आखिर में वो उसका विरोधी क्यों हो जाता है ना? तो रीजन यहां पे इसको समझने के लिए फिर से प्रथम विश्व युद्ध को समझना होगा थोड़ा सा, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो है वो क्या होगा, मित्र राष्ट्र जो है वो शामिल था। इटली प्रारंभ में तटस्थ था। ठीक है, अब यहां देखिए, प्रारंभ में वो क्या था, तटस्थ था। और इस युद्ध के प्रति नजरिया इटली में साम्यवादियों का क्या था या समाजवादियों का क्या था और मुसोलिनी का क्या था? मुसोलिनी का क्या था? अब देखिए, साम्यवादी जो है ना वो ये कहते थे, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, कि साम्यवादी या समाजवादी जो इटली में एक प्रकार से जिसका प्रभाव बढ़ने लगा था, उसने क्या किया, उसने ये कहा कि नहीं, इस युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में इटली को तटस्थ रहना चाहिए, इटली को उस युद्ध में शामिल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन साम्यवाद या समाजवाद के ही एक सदस्य जो है, मुसोलिनी का विचारधारा जो है,
अपने कॉमरेड साथियों से डिफरेंट था, अपने समाजवादियों से डिफरेंट था। समाजवादी कह रहे थे कि नहीं, इटली को भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुसोलिनी का यह कहना था कि नहीं, इटली को इस युद्ध में भाग लेना चाहिए, इससे मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग लेना चाहिए, और जो उसकी चाहत है, वो चाहत है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को तभी वो प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो है वो समाजवादी साम्यवादियों का नजरिया, वो इटली को तटस्थ रखना चाहता था। मुसोलिनी ये युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से इटली को शामिल करने का आकांक्षी, करने की इच्छा। साम्यवादियों का इटली को तटस्थ रखना चाहते थे। साम्यवादियों का नजरिया क्या था? वे इटली को तटस्थ रखना चाहते थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो। लेकिन मुसोलिनी का जो है उसका नजरिया क्या था? तो वो युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से इटली को शामिल करने की इच्छा रखता था। अब यहां पे देखिए, यहीं पे क्या होता है, कंट्राडिक्शन होने लगता है मुसोलिनी और समाजवादियों के बीच में। समाजवादी क्या करते हैं कि मुसोलिनी के इस स्टैंड की वजह से वो नाराज हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जितने भी जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र, कोई उन्नति था उससे उसे मुक्त कर दिया गया, बहुत सारे संगठन में था सबसे हटा दिया गया। तो सबसे हटा दिया गया तो कोई इटालिया, सम इटालिया नामक जो एक समाचार पत्र का बाद में ये खुद प्रकाशित करते, खुद उसका संपादन करते। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि मुसोलिनी जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जब समाजवादियों ने युद्ध के प्रति उसके दृष्टिकोण की वजह से अलग कर दिया गया, तो फिर मुसोलिनी भी जो है वो क्या किया कि उसने समाजवाद को छोड़ ही दिया। और छोड़ दिया ही नहीं, बल्कि समाजवादियों से, साम्यवादियों से पराकाष्ठा की हद तक वो घृणा करने लगा। तो जब वो घृणा करेगा तो ये ध्यान रखना है, शामिल करने की इच्छा, परिणामतः साम्यवादी खेमे से उसे निकाल दिया गया। इसके बाद मुसोलिनी साम्यवादियों का धूर विरोधी हो जाता है। मुसोलिनी साम्यवाद का धूर विरोधी हो जाता है, बन जाता है। अब इसकी क्या हो गई कि साम्यवाद भी जो है वो क्या है कि इटली की जनता को परेशानी से बाहर नहीं निकाल सका था ना, तो नहीं निकाल सका था, तो साम्यवादी भी जो है वहां पर इटली में फेल कर गए। इधर मुसोलिनी जो है वो क्या किया कि जब उससे साम्यवाद या समाजवादी खेमे से बाहर कर दिया, तो फिर उसने जो है फिर क्या किया, 1919 में फासियो डी कॉम्बैटिमेंटो है ना, फासियो डी कॉम्बैटिमेंटो नामक एक नई पार्टी का, अपना एक नया दल का गठन करता है। और फिर वो जो है वो क्या है कि फिर वो निकल जाता है, फिर उग्र राष्ट्रवाद की बात करने लगता है, साम्यवाद को तहस नहस करने की बात करने लगता है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समकालीन शासक इटली की जो है माली हालात को सुधार नहीं सके, तो हमने क्या बताया, कुछ समय के लिए साम्यवाद या समाजवाद का प्रभाव वहां पे बढ़ा, लेकिन समाजवाद भी वहां के निराश जनता को उसकी समस्या से बाहर नहीं निकाल सके। तो बाहर जब नहीं निकाल सके तो इस वजह से क्या हो जाता है कि वो जो है एक प्रकार से जनता का मतलब समाजवाद से भी मोहभंग हो जाता है। तब फासीवाद का जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर जो है मुसोलिनी आता है,
और मुसोलिनी जो है एकदम उग्र राष्ट्रवाद, तहस नहस, मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी से बाहर निकालने की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, अपने देश की पुरानी संस्कृति को उभारने की बात करता है। ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो है वो क्या है कि होने लगती है, और इस तरह से फांसीवाद का क्या होता है, उदय होता है। तो आर्थिक जो स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति वो क्या करता है कि खराब जो है उसको जो है वो एक प्रकार से उदय की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। ठीक है, तो कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया। बस एक थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, आज पता नहीं प्यास लग रही ज्यादा। ठीक है, तो युद्धोपरांत तो साम्यवादी सत्ता की विफलता समझ गए, सरकार की अकर्मण्यता। तो सरकार की अकर्मण्यता क्या होगा, सरकार की अकर्मण्यता मतलब यही होगा कि भाई जो सरकार ने एक तरह से तो युद्ध में आपने झोंक दिया ये सोचकर कि फ्यूम, डालमेशिया ये सब मिल जाएगा। आपने इतना बड़ा स्टेप जो है लंदन की गुप्त संधि के बाद आपने उठा लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है, मतलब देखिए क्या है ना, मेरे हिसाब से देखिए यूक्रेन की बात आप समझिए। यूक्रेन जो है वो आप समझिए कि नाटो हमारे पीछे है, इस वजह से वो रूस से जो है वो पंगा ले लिया, और पंगा ले लिया तो उसने लाखों लाख जो यूक्रेनी लोग थे वो लोग जो है विभिन्न देशों में जाकर शरणार्थी बन गए। तो यहां पर क्या है कि एक तरह से जो है आप क्या कर रहे हो, आप जो वहां का जेलेंस्की है वो अपने जिद पे अड़ा हुआ है। उसको पहले क्या है, उसको ठीक है बात करता है या जो भी है, लेकिन रूस के साथ कोऑर्डिनेशन, जस्ट लाइक मोदी जी की नीति का पालन करना चाहिए था। क्यों पालन कर, कैसे, तो अमेरिका से दोस्ती है ठीक है, लेकिन रूस भी तो नाराज नहीं है। रूस से दोस्ती होते हुए भी तब भी अमेरिका उससे नाराज नहीं है। तो आपको जो है नाटो से दोस्ती करनी थी, अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस, जिससे भी दोस्ती करनी थी कर दे, लेकिन रूस के साथ भी तो आपको एक भरोसेमंद, आपको एक व्यवहारिक आचरण करना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूं कि दुनिया के प्रत्येक देश का अपनी एक संप्रभुता है कि वो किससे संबंध स्थापित करना चाहता है, किससे स्थापित करना नहीं चाहता है, लेकिन दुनिया के प्रत्येक देश को भी इस बात का अधिकार है कि अगर किसी पड़ोसी देश के किसी एक्ट की वजह से अगर हमारे देश की सुरक्षा को आंच अगर पहुंचता है तो उस सुरक्षा की आंच को वो हर संभव प्रयासों से वो क्या करना चाहेगा, उसे बचाना चाहेगा। तो रूस तो यही कह रहा है ना, रूस कह रहा है कि भाई यूक्रेन तुम उसके गोद में जाकर क्यों बैठ रहे हो, नाटो को आने दोगे, मेरी सीमा पे आ जाओ, मेरी सीमा तो हमेशा हमेशा के लिए असुरक्षित हो जाएगा। तो यूक्रेन को बार बार वो कह रहा है कि नहीं आप ना करो। यूक्रेन कहता है कि तुम कौन होते हो हमको गाइड करने वाले, भाई हम नाटो से मिले या किसी से मिले। तो जेलेंस्की क्या कर रहा है, जेलेंस्की को एक तरह से मतलब एक तीर से दो निशाना करना था, उसको नाटो से भी सपोर्ट करना था लेकिन साथ में रूस को भी छोड़ना नहीं था, जस्ट लाइक। तो ये चीज जो है वो कह के जेलेंस्की निकल, लेकिन उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा आप सोचिए। पूरा का पूरा यूक्रेन अभी तुर्की में, मतलब आप समझ जाइए इतनी भयानक तबाही आई है, पूरी दुनिया जो है वो दहल गया। अब यूक्रेन में सोचिए कितने साल, कितने समय से, पूरा 1 साल अब होने वाला है, इतने समय से वहां पे तहस नहस हो रहा है, लोग कितने बिखर गए, कितने मकान, कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कितने नष्ट हो गए, कितने उसको जो है तुर्की को ये कहा जाता है कि तुर्की जो है वो भूकंप जो आया है उस भूकंप से उसको फिर से उस सामान्य स्थिति में आने में, मकान, घर, सब चीज़ फिर से एक सामान्य सी जिंदगी लाने में उससे कई वर्षों लग जाएंगे। ठीक है, वर्षों लग जाएंगे। तो आप सोचिए यूक्रेन की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि इटली जो है ये सोचकर कि भाई हमको फ्यूम मिल जाएगा, डालमेशिया मिल जाएगा और आप शामिल हो गए इतने बड़े युद्ध में और आपने सब कुछ झोंक दिया, तो भाई ये तो सरकार की मेरे हिसाब से अकर्मण्यता है। इसके बाद चलिए ठीक है युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध के बाद तो आपको मामला संभालना चाहिए था ना, लेकिन युद्ध के बाद भी आप संभाल नहीं पाए। साम्यवादी आए वो भी नहीं संभाल पाए। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि उन विषम परिस्थितियों में वो अपने विकल्प की तलाश करते हैं। तो उनको सबसे पहले जो युद्धकालीन परिस्थितियों में सरकार थी उससे निराशा हुई, वहाँ की जनता ने समाजवादियों का सपोर्ट किया। समाजवादियों ने से निराशा हुई तो वो क्या है, फांसीवादियों का सपोर्ट किया। और फांसीवाद जो है
वो उभर कर आता है और उसके बाद तो इसमें क्या है ना, आप फांसीवाद के उदय का कारण भी लिख सकते हैं और बेनिटो मुसोलिनी का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, इसका करीब करीब वही जवाब होगा जो जवाब फांसीवाद के उदय का कारण होगा। मेरी बात आप ध्यान से ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा बेनिटो मुसोलिनी के उदय के कारण क्या है, उसके फांसीवाद के उदय का, तो आप दोनों फांसीवाद के उदय का कारण वही जवाब है, बेनिटो मुसोलिनी के उदय का कारण वही जवाब होगा। तो यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। बेनिटो मुसोलिनी, और मुसोलिनी जो है ना, वो समझ जाइए कि शुरू में देखिए जनता को क्या किया, जनता को भरोसे में लिया, क्योंकि जनता परेशान थी। तो मुसोलिनी ने उसे एक सुखद भविष्य की जो है उसने क्या किया, उसको एक सब्ज बाग दिखाए और उसने जनता का सपोर्ट हासिल किया। पूंजीपतियों का सपोर्ट हासिल इसलिए करेगा क्योंकि समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से ये जो मतलब पूंजीपति वगैरह सहमे हुए थे, तो उनको साम्यवाद की काट के तौर पे फांसीवादी दिखता है। इसीलिए वो फांसीवाद का क्या करता है, पूंजीपति, मध्यम वर्ग सब लोग सपोर्ट करने लगते हैं, बुद्धिजीवी वगैरह। तो इससे क्या होता है, फांसीवाद डे बाय डे जो है वो क्या होता है, मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, तो फांसीवाद का जो उदय है, उस उदय की पूरी जो है परिस्थितियां सब कुछ जो है आपने क्या है समझा आज के इस क्लास में। उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है आपको, अब देखिए क्या है ना कि अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो क्या है कि हिटलर का नाजीवाद भी हालांकि बता दिया, लेकिन अलग से नहीं बताया था। हमने बताया था वर्साई की संधि और हिटलर का उदय, है ना, तो वो चीज़ जो है बताया था, लेकिन उसमें भी हम लोग देख लेंगे करीब करीब यही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और हम लोग जो है फिर ये देखेंगे, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुसोलिनी है, मुसोलिनी जो है वो क्या है कि पहले आप सोचो जनता की, जो आप यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखिए तो आपको तस्वीर से ही पता चल जाएगा। देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं इसको, और अगर आपको स्पष्ट रूप से देखना है तो कल के क्लास में जो ये देखा, आप देखिए कितनी भीड़ है, आप कल्पना करिए कितनी भीड़ है। ये मुसोलिनी है, सोचिए ये पूरा यहां से यहां दिख रहा है ना, सब भरा हुआ है। तो मुसोलिनी ने जो सब्ज बाग दिखाए, जनता को ये लगा कि नहीं, ये जो नेता है ये हमारे काम का, ये हमें इन तमाम मुश्किलों से निकाल देगा। लेकिन इसने जनता का सपोर्ट जब हासिल किया, जब उसने हासिल किया तब उसने क्या किया, पूरी ताकत अपने में समेट लिया, लोकतंत्र का गला दबा दिया, जो भी उसके विरोध में आता था सबको वो कुचल दिया। मतलब कह सकते 50 लाख से ऊपर मतलब जो है लोगों को मार डाला, काट डाला। तो ये जो परिस्थितियां होती है, ये परिस्थितियां जो है वो क्या होती है, खतरनाक। तो लोग इतने परेशान हो गए उसके कुशासन से, उसको लग गया कि हमने गलत व्यक्ति का साथ दे दिया वहां की जनता को। मतलब एक तरह से समझिए वहां की जनता को किसी भी स्थिति में राहत नहीं मिली। इसके बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, इटली की और भी तहस नहस हो गया। ठीक है, तो ये है फिलहाल इतना ही जो है आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें जो है आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।